नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव, इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसकी उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 7 दिनों के भीतर सुधार कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल पाएगी, जिसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही अगले दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए उम्मीदवारों को लगभग 1 सप्ताह का समय मिलेगा। इस बार नगर निकाय चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। मतदान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। आयोग का लक्ष्य कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 28 मार्च तक समाप्त कर दी जाए। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 30 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसी वजह से आयोग ने समय सारणी को कड़ा रखा है। उम्मीदवारों को इस बार प्रचार के लिए केवल 32 से 36 दिन का समय मिलेगा, जबकि पहले आमतौर पर 40 से 45 दिन का समय मिलता था। पुलिस ने पकड़ा फर्जी आईएएस अधिकारी। 7 साल से झूठ के सहारे झाड़ रहा था रौब। पैरवी करने थाना पहुंचते ही खुली पोल। पलामू की हुसैनाबाद पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो पिछले करीब 7 साल से खुद को फर्जी आईएएस और आईपीटीएफएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही निवासी राजेश कुमार एक जमीन विवाद की पैरवी के लिए हुसैनाबाद थाना प्रभारी से मिलने पहुंचा था। वहां उसने खुद को 2014 बैच का ओडिशा कैडर का आईएएस अधिकारी और वर्तमान में भुवनेश्वर में सीएओ के पद पर तैनात बताया था। बातचीत के दौरान जब थाना प्रभारी को उसके पद और अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग की बातों पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहनता से पूछताछ शुरू की, जिसमें वह फंस गया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ और जांच में फर्जी आईएएस राजेश ने स्वीकार किया कि वह यूपीएससी की परीक्षा में 4 बार शामिल हुआ था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अपने पिता और समाज की नज़रों में खुद को सफल दिखाने के लिए उसने फर्जी अधिकारी बनने का नाटक शुरू किया और पिछले कई सालों से फर्जी आई कार्ड और भारत सरकार लिखी कार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड, चाणक्य आईएएस एकेडमी का आईडी कार्ड और एक हुंडई एरा कार बरामद की है, जिस पर फर्जी नेम बोर्ड लगा हुआ था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गढ़वा में यात्री शेड में मिला युवक का शव, सिर में गोली मारने की आशंका। ग्रामीणों ने पुलिस को दी शव पड़े होने की सूचना। भवनाथपुर केतार मुख्य सड़क पर स्थित असनाबाद यात्री शेड में शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास से खून के धब्बे भी मिले हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक के सिर में गोली मारी गई है। इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह यात्री शेड के पास शव पड़े होने की जानकारी फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन तब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। झारखंड में सुबह कोहरे की चादर, रातें हुई और ठंडी। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला में सबसे ज्यादा ठंड। 6 जिलों में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। झारखंड में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर मध्य झारखंड के जिले सबसे ज्यादा ठंडे रहेंगे। गुमला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुमला सबसे ठंडा जिला रहा है। रांची और हजारीबाग जैसे जिलों में भी न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी झारखंड के कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लतेहार और लोहरदगा में भी रातें काफी सर्द होंगी। यहाँ पारा 6 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से ही राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध देखने को मिल रहा है। मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में सुबह विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा और धूप खिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 4 जनवरी को उत्तर झारखंड के
जिलों में भी घने कोहरे की आशंका है। गिरिडीह का लंगटा बाबा आश्रम बना आस्था सौहार्द का केंद्र। पौष पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड स्थित खरगडीहा में परम संत सदगुरु लंगेश्वरी बाबा उर्फ लंगटा बाबा की समाधि 116 सालों से आस्था, इतिहास और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है। हर साल पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहां भव्य समाधि पर्व और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आज समाधि पर्व श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाया गया। मौके पर चादर पोशी, भंडारा और महालंगर का आयोजन किया गया। सुबह 3:15 पर जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव ने बाबा की समाधि पर पहली चादर चढ़ाई है। इसके बाद खोरी महुआ के एसडीएम अनिमेश रंजन, एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद और जमुआ पुलिस निरीक्षक ने भी चादर पोशी कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रांची से लापता 2 मासूम भाई बहन शालीमार बाजार से गायब। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। रांची से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां 2 मासूम भाई बहन कल से लापता हैं। इस घटना के बाद से परिवार बहुत परेशान है। परिजन लगातार बच्चों की तलाश में भटक रहे हैं। दोनों बच्चे रांची के शालीमार बाजार इलाके से लापता हुए हैं। लापता बच्चों में बच्ची का नाम अंशिका कुमारी है, जिसकी उम्र लगभग 4 साल है। अंशिका ने लापता होने के समय पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वहीं उसका छोटा भाई अंश कुमार, जिसकी उम्र करीब 3 साल है, उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। दोनों मासूम भाई बहन रांची के जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। परिजनों के अनुसार बच्चे घर के आसपास या बाजार के क्षेत्र में थे, लेकिन कुछ ही देर में उनका कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बावजूद जब बच्चों का कहीं सुराग नहीं मिला तो परिवार की चिंता और बढ़ गई। रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बच्चों के माता पिता और परिजन बेहद सदमे में हैं। छोटे बच्चों के लापता होने से परिवार हर पल डर के साए में जी रहा है। उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है कि यदि किसी को भी ये दोनों बच्चे कहीं दिखाई दें या उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा तथा 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर बुढ़मू थाना क्षेत्र में इब्रार अंसारी नामक युवक की हत्या का आरोप है। बता दें कि इब्रार अंसारी की 30 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह हत्या पैसे के लेन देन को लेकर किया गया था। समीर नामक आरोपी ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर यह हत्या की थी। समीर को इब्रार ने 2.5 लाख रुपए दिए थे। हत्या के लिए आर्म्स सप्लाई करने वाले नरेश मरांडी को भी गिरफ्तार किया गया है। 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेगी वनांचल एक्सप्रेस। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त। भागलपुर से खुलती है यह ट्रेन। रांची में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6 और 7 जनवरी को ट्रेन को रद्द रखा गया है। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त हो गए हैं। रेलवे ने यात्रियों को रद्द ट्रेन व निरस्त टिकट की जानकारी दे दी है। बता दें कि साहिबगंज से धनबाद, बोकारो और रांची जाने के लिए ट्रेन के लिए यह ट्रेन वनांचल एक्सप्रेस ही है। इसके रद्द होने के कारण इन जगहों के यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रेन भागलपुर से खुलती है। ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत। चाईबासा में ट्रक और ट्रेलर के बीच भिड़ंत होने से ट्रक चालक 37 वर्षीय विजय राय की मौत हो गई है। घटना शनिवार को अहले सुबह मुफस्सिल थाना अंतर्गत खप पसाई के पास की गई है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक विजय राय जोड़ा बागान कोलकाता में रहकर चालक का काम करता था। मृतक का पैतृक गांव बिहार छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र में है। जानकारी के अनुसार विजय राय ट्रक लेकर कोलकाता से चाईबासा जोशी ट्रांसपोर्ट आ रहा था। चाईबासा खपपसाई के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर वाहन सामने से धक्का मार दिया, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसने तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाते ही कई ट्रक चालक सदर अस्पताल पहुंच गए। इधर सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। आग तापने के दौरान झुलसने से वृद्ध महिला की मौत। चाईबासा के कुमारडुंगी थाना अंतर्गत
कुंडिया घर गांव निवासी 81 वर्षीय सवानी बोदरा के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई है। वह शुक्रवार को शाम में आग तापने के दौरान गंभीर रूप से झुलस गई थी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार के शाम लगभग 6 बजे अपने घर में आग ताप रही थी। इसी दौरान उसके कपड़े में आग लग गई। जब तक आग बुझाई जाती वह काफी झुलस गई थी। उसे रात के लगभग 9:15 पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान शनिवार को सुबह 5 बजे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस शव लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुंची। परिजनों ने बताया शुक्रवार को आग तापने के दौरान झुलस गई थी। इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था। बिहार के बाद अब झारखंड में मालगाड़ी हादसा, 2 डिब्बे पटरी से उतरे। मुंबई हावड़ा रेल लाइन ठप। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह घटना मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के अपलाइन में घटी है। इस घटना के बाद अपलाइन में मेट्रो का परिचालन ठप पड़ चुका है। घटना के बाद रेलकर्मी और रेल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बंडा मुंडा मुख्य सेक्शन के कैबिन के सामने किलोमीटर पोल संख्या 408/11 ई के पास यह मालगाड़ी शनिवार सुबह करीब 7:45 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी एन बॉक्स बंडा मुंडा से राउरकेला की ओर जा रही थी। तभी अचानक कैबिन के सामने मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद अपलाइन में दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी हो गई, जिसके कारण हावड़ा मुंबई रेल मुख्य मार्ग के अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इंजीनियरिंग एवं कैरेज एंड वैगन के कर्मचारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए और घटना स्थल पर ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद में लगे हुए हैं। आज जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती। पैतृक गांव टकरा में विकास की राह अब भी अधूरी। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती आज मनाई जा रही है। करीब 10 साल पूर्व उनके पैतृक गांव टकरा को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अपेक्षित विकास अब तक जमीन पर नजर नहीं आता। आज भी टकरा गांव के ग्रामीण बदहाली भरा जीवन जीने को विवश हैं। साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव टकरा को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इतने सालों के बाद भी गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। विकास की गति बेहद धीमी रही और कई आवश्यक कार्य अधूरे हैं। कड़ाके की ठंड में रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री बने सहारा। सड़कों पर उतरकर जरूरतमंदों को बांटे कंबल। जब ठिठुरन भरी रातों में पूरा शहर अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, उसी समय रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री जरूरतमंदों की पीड़ा समझने खुद सड़कों पर उतर आए हैं। ठंडी हवाओं और रात के सन्नाटे के बीच खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर लोगों के लिए उनकी यह पहल उम्मीद की गर्माहट लेकर आई। करबला चौक और रांची रेलवे स्टेशन परिसर में उपायुक्त ने स्वयं मौजूद रहकर बेसहारा बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों के बीच मुलायम व उच्च गुणवत्ता वाले कंबलों का वितरण किया है। कंबल पाते ही लोगों के चेहरों पर राहत और सुकून साफ झलक रहा था। कई जरूरतमंदों की आंखों में संतोष और आभार के भाव दिखे, जो इस मानवीय प्रयास की सफलता को बयां कर रहे थे। कंबल मिलने पर लोगों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है और कहा कि इस भीषण ठंड में मिली यह सहायता उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए इसे मानवता का उदाहरण बताया। इस मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि ठंड से लोगों को बचाना केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री होगी ऑनलाइन। आभा नंबर से किसी भी अस्पताल के डॉक्टर देख पाएंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में इलाज कराने वाले हर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री अब ऑनलाइन दर्ज होगी, जिसे किसी भी अस्पताल के डॉक्टर आसानी से एक्सेस कर देख पाएंगे। मरीज को पहले कौन सी बीमारी थी, कहां और कब इलाज हुआ, कौन सी दवाएं चल रही हैं या पहले दी गई थी, ब्लड, यूरिन, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जाँच की पूरी जानकारी सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। यह पूरी व्यवस्था आभा आईडी के माध्यम से संचालित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसे जल्द ही राज्य के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में लागू करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 1 साल से सभी सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद अब तक राज्य भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों का आभा नंबर जनरेट हो चुका है। बीते करीब 1 साल से सरकारी अस्पतालों में मरीज आभा ऐप और डिफ्रकेस ऐप के जरिए खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में शेष मरीजों को भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। आभा आईडी मरीज की डिजिटल हेल्थ पहचान होगी या आधार से वेरीफाइड होगी। अस्पतालों में ई सुश्रुत पोर्टल पर डॉक्टर मरीज का पूरा डेटा दर्ज कर पाएंगे।
झारखंड में 2 विश्वविद्यालयों ने छात्रों से वसूले 11 करोड़ रुपए, फिर भी नहीं कराया छात्र संघ चुनाव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 सालों के दौरान रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन व स्टूडेंट यूनियन फीस के नाम पर वसूली हो रही है। एक छात्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एडमिशन पर्ची दिखाते हुए कहा कि स्टूडेंट इलेक्शन फीस के नाम पर प्रति छात्र 70 रुपये, जबकि स्टूडेंट यूनियन फीस के नाम पर प्रति छात्र 30 रुपये लिए तो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। यदि इन रुपयों का हिसाब लगाएं तो पता चलता है कि अकेले DSPMU में करीब 14,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और इनसे पिछले 7 साल में करीब 98 लाख रुपए वसूले गए हैं, जबकि RU में 1.5 लाख स्टूडेंट्स नामांकित हैं। इस तरह इनसे करीब 10.5 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कई बार अलग अलग छात्र संगठनों ने मोर्चा भी खोला, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आज कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की समस्याओं को पटल पर रखने वाला कोई छात्र मंच तक नहीं है। प्रशासन तक छात्र तभी पहुंच पाते हैं जब उनके पास मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि हो। इस संबंध में छात्र संगठनों ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी कि हर 2 साल में छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि यह लोकतंत्र की बुनियाद है। 200 नई बोलेरो अपडेटेड डायल 112 से रांची पुलिस बनेगी आधुनिक, गश्ती और अपराध नियंत्रण पर बढ़ेगी रफ्तार। नए साल में रांची पुलिस को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पुलिस विभाग के लिए 200 बोलेरो वाहन खरीदे जा चुके हैं, जिन्हें फिलहाल झारखंड जगुआर परिसर में रखा गया है। जल्द ही इन सभी वाहनों को रांची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जिले के कई थानों में तैनात पुराने वाहन जर्जर हालत में हैं। कई PCR वाहन कबाड़ हो चुके हैं, जबकि कई अपनी अंतिम अवस्था में हैं। ऐसे में नए वाहनों के शामिल होने से पुलिस की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। नए बोलेरो वाहन मिलने से रांची पुलिस की गश्ती व्यवस्था और मजबूत होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच तेज और प्रभावी हो पाएगी। अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस तेजी से मौके पर पहुंच पाएगी, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। खासकर पीछा कर कार्रवाई करने में इन वाहनों की भूमिका अहम होगी। आधुनिक और मजबूत वाहनों से पुलिस कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से संसाधनों की कमी से जूझ रही पुलिस को अब राहत मिलेगी। नए वाहन न केवल अपराध नियंत्रण में सहायक होंगे, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की तैयारी, देवघर में NDRF की मॉक ड्रिल, बच्चों और बड़ों को जीवन रक्षा के सिखाए गए तरीके। देवघर में किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए देवघर में NDRF ने मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान बच्चों से लेकर आमजन सभी को सुरक्षा के तरीके बताए गए हैं। देवघर के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर ट्रेनिंग कैंपेन चलाए गए हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। इस अभ्यास के दौरान NDRF टीम ने स्कूली बच्चों और लोगों को सिखाया कि आपदा के समय घबराने के बजाय समझदारी से अपनी सुरक्षा कैसे करें। मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए NDRF के अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य मकसद भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करना है। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप आने पर कहां शरण लेनी है, कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और क्या सावधानियां बरतनी है। रांची के समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ को किया गया रवाना। रांची के समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। DC मंजुनाथ भंजत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया है। इस मौके पर ट्रैफिक SP, DTO सहित लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहे। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। सड़क हादसों के कारण आए दिन कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। द्वितीय ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन टूर्नामेंट का रांची में शुभारंभ। रांची में सेकंड ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आज भव्य शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी एवं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान निक्की प्रधान ने दीप प्रज्वलित कर किया है। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता आज से 4 जनवरी 2026 तक रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आपसी सहयोग भी सिखाते हैं। ऐसे आयोजन न्यायपालिका के सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस टूर्नामेंट में देश के 9 विभिन्न उच्च न्यायालयों से आए 31 न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में मेन सिंगल्स, मेन डबल्स, वुमेन सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स कुल 4 श्रेणियों में मुकाबले खेले जाएंगे। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में घायल जवानों को समय पर इलाज नहीं मिलने पर CTC मुसाबनी परिसर में हंगामा।
जमशेदपुर के मुसाबनी स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर परिसर में शुक्रवार देर रात उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए जवान को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। तत्काल इलाज न मिलने से आक्रोशित जवानों ने सीटीसी परिसर में लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। यह मामला तब शांत हुआ जब वरीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार सीटीसी मुसाबनी में प्रशिक्षण ले रहे जवानों को खरसावा में आयोजित एक कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी बस से वापस लौट रहे थे। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे पोटका थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार हाईवा ने इस बस को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बस में सवार 15 से 20 जवान आंशिक रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद जवानों ने अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सीटीसी मुसाबनी से एक बस दुर्घटना स्थल पर भेजी गई, जिसके जरिए सभी घायल जवानों को वापस सीटीसी परिसर लाया गया। जवानों को उम्मीद थी कि परिसर में उन्हें तत्काल इलाज मिलेगा, लेकिन उन्हें सुबह इलाज कराने की बात कहकर टाल दिया गया। इससे जवानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रात करीब 12 बजे परिसर के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। झारखंड के 4 जिलों में नक्सल हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगी सहायता राशि, आदेश जारी। झारखंड के 4 जिलों में नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों को सहायता राशि मिलेगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक चतरा, हजारीबाग, लातेहार और चाईबासा जिले में नक्सली हिंसा में मारे गए 4 लोगों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चतरा जिले में 17 अप्रैल 2020 को नक्सल हिंसा में मारे गए पीपरवार निवासी अक्षय कुमार की पत्नी चंचला देवी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। लातेहार जिले में 19 जुलाई 2023 को नक्सल हिंसा में मारे गए नेतरहाट निवासी देव कुमार प्रजापति की पत्नी कालेश्वरी देवी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हजारीबाग जिले में 14 सितंबर 2018 को नक्सल हिंसा में मारे गए कटकम सांडे निवासी कैलाश राणा की पत्नी पुष्पा देवी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चाईबासा जिले में 1 फरवरी 2024 को नक्सल हिंसा में मारे गए जटिया निवासी चिरू सिरका की पत्नी कुंती को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पेसा नियामोली में सरकार ने आदिवासी समाज को छलने का काम किया, अमर बावरी। झारखंड सरकार द्वारा पिछले महीने पारित पेसा नियामोली को आज सार्वजनिक किया गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और आदिवासी समाज के साथ छल करने का स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है। सरकार ने इस कानून की आत्मा को ही कुचलने का काम किया है। सरकार ने रूढ़िवादी जनजातीय परंपराओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, जिसके कारण ऐसे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है जिनका इस वर्ग से कोई संबंध नहीं है। यह आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ अन्याय है। वन उपज, खनिज संसाधन एवं जल स्रोतों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के बजाय सरकार और जिला अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण अधिकार अपने पास ही सुरक्षित रख लिए हैं। यह ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियों को सीधे सीधे कुंठित करने का प्रयास है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने पेसा नियामोली को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, जबकि इसका मूल उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनाना था। वर्तमान स्वरूप में लाया गया यह कानून 1996 के मूल पेशा कानून की भावना के विपरीत है और इसे सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तैयार किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मंच पर संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी बार हजारीबाग जेल से भागे कैदी की लाल टोपी हटाने वाले की तलाश। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने वाले कैदियों में से देवा इससे पहले धनबाद जेल से भाग चुका था। जेल से भाग चुके कैदियों की पहचान के लिए उसके सिर पर लाल टोपी पहनाई जाती है, साथ ही उसे सेल में रखा जाता है। लेकिन इस कैदी की लाल टोपी हटाकर उसे सामान्य वार्ड में रख दिया गया था। जेल से कैदियों के भागने की जांच के दौरान जांच दल को लाल टोपी हटाने वाले की तलाश है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से 30 दिसंबर की रात 3 कैदी भागे थे। भागने वाले कैदियों में देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार का नाम शामिल है। तीनों कैदियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई जा चुकी है। तीनों कैदियों को धनबाद जेल से हजारीबाग सेंट्रल जेल लाया गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने वाले इन तीनों कैदियों में से देवा भुइयां इससे पहले धनबाद जेल से भाग चुका है। वह धनबाद जेल से 2020 में भागा था। पकड़े जाने के बाद उसे फिर धनबाद जेल में रखा गया था। मार्च 2025 में इन तीनों कैदियों को धनबाद जेल से हजारीबाग सेंट्रल जेल में लाया गया था। बड़का गांव में दिन रात चल रहा अवैध कोयले का कारोबार, माफियाओं के हौसले बुलंद। हजारीबाग में कोयला के अवैध खनन और तस्करी का धंधा सरकारी कुल परियोजनाओं के समांतर बेखौफ होकर फल फूल रहा है। यह अवैध धंधा अब रात के अंधेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़का गांव के चपरी और गोंदलपुरा में जैसे क्षेत्रों में दिन के उजाले में भी खुलेआम जारी है, जिससे प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों से मिले फोटो और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़का गांव के कई क्षेत्रों में दिन भर ट्रैक्टरों के जरिए अवैध रूप से निकाले गए कोयले की तस्करी हो रही है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवैध
धंधे को खुली छूट मिली हुई है। दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग भी भारी मुनाफे के लालच में इस धंधे में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में हर रोज 500 टन से ज्यादा कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसे स्थानीय मंडियों और खासकर ईंट भट्टों में भेजा जाता है। अवैध खनन का यह धंधा मुख्य रूप से आंगो, चुरचू, बड़का गांव और केरेडारी के जंगली इलाकों में जोर शोर से चल रहा है। उप विकास आयुक्त ने मनरेगा सहित कई योजनाओं का किया निरीक्षण। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने दुलमी प्रखंड अंतर्गत उसरा और जमीरा पंचायत में मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत संचालित योजनाओं का भी मौके पर जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति, मजदूरों की उपस्थिति, भुगतान की स्थिति और कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं निर्माण हो चुके आवासों का निरीक्षण करते हुए लाभुकों से बातचीत की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंटर कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी, पर विशेष स्थिति में जैक नामांकन संतुलन, पूरे संसाधन के बिना अब अतिरिक्त सीट नहीं। सरकार ने इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ाने की प्रक्रिया को सख्त शर्तों में बांध दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक को साफ कर दिया है कि सामान्य परिस्थिति में किसी भी संकाय में 512 सीट या पूर्व स्वीकृत यूनिट या सीट जो भी कम हो से अधिक नामांकन नहीं होगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में किसी संस्थान की मांग पर वित्तीय भार का आकलन, संसाधनों की समीक्षा और निरीक्षण के बाद ही जैक के स्तर पर सीट बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। बोड़ाम बाजार से 2 गाय और 2 बछड़ों की चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना से महज आधा किलोमीटर दूर बोड़ाम काली मंदिर के समीप स्थित साधु महतो के गोहाल से शुक्रवार की रात करीब 1 बजे के बाद अज्ञात लोगों ने 2 दुधारू गायों एवं 2 बछड़ों की चोरी कर ली है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और क्षेत्र के पशुपालक दहशत में है। घटना के वक्त परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे, जिसका फायदा चोरों ने उठा लिया है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो काफी संख्या में लोग साधु महतो के घर के पास जुटे और मामले की जानकारी लेने लगे। बताते हैं कि चोरों ने गाय एवं बछड़ों को बांधने वाली रस्सी को काटकर उसे लेकर भागे हैं। इससे पशुपालक को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पाकर पहुंचे बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने सुबह करीब 9 बजे घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।